अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय सभा, अब देखें हम, राष्ट्रीय सभा का एक मुख्य योगदान था और पूछ रहा है कि फ्रांस की धरती पर राष्ट्रीय सभा की बात हो रही है। तो राष्ट्रीय सभा का एक मुख्य योगदान क्या था? नंबर 1, राजतंत्र का अंत। नंबर 2, गणराज्य की स्थापना। नंबर सी, शासक को फांसी। नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। याद रखना है कि फ्रांस की धरती पर एक संस्था थी जिसका नाम था नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली का मुख्य कार्य था जनता की आवश्यकता को पूरा करना, संविधान का निर्माण करना एवं राजा के निरंकुशता पर रोक लगाना था। याद रखना है फ्रांस की धरती पर, फ्रांस की धरती पर, फ्रांस की धरती पर एक संस्था थी जिसका नाम था नेशनल असेंबली, जिसका नाम था नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली का कार्य क्या था? नेशनल असेंबली का था जनता की आवश्यकता को पूरा करना, जनता की आवश्यकता को पूरा करना, संविधान का निर्माण करना, संविधान का निर्माण करना, राजा की निरंकुशता पर रोक लगाना। अब यहाँ पर हम देखते क्या है कि फ्रांस की धरती पर एक संस्था थी, उसका क्या नाम था? तो फ्रांस की धरती पर एक संस्था थी जिसका नाम था नेशनल असेंबली। क्या था? नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली का काम क्या था? जनता की आवश्यकता को पूरा करना, संविधान का निर्माण करना और राजा की निरंकुशता पर रोक लगाना था। हम देखते क्या है कि नंबर 72 की बात करते हैं कि 8 दिसंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने प्रवेश किया था? तो सही आंसर है अमेरिका। 7 दिसंबर हम बात करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का, और द्वितीय विश्व युद्ध का समय माना जाता है 1939 से 1945। और इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुई थी 1 सितंबर 1939 ईस्वी को। तो इस युद्ध की समाप्ति हुई थी 2 सितंबर 1945 ईस्वी को। और द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण माना जाता है 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाना। हम देखते हैं कि 7 दिसंबर 1939 ईस्वी को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया और इस आक्रमण के साथ ही अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया। ये पर्ल हार्बर अमेरिका की नौसैनिक अड्डा होने के साथ साथ और यह एक बंदरगाह भी था। अब हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 ईस्वी। और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? तो अंत हुआ था 2 सितंबर 1945 ईस्वी। और द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था और 1 सितंबर 1939 ईस्वी हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। अब हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की जब हम बात कर ही रहे हैं तो याद रखना है कि जापान ने
जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया था? आक्रमण किया था कब? 7 दिसंबर 1941 ईस्वी। और इस आक्रमण के साथ ही अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया। और याद रखना, पर्ल हार्बर अमेरिका का क्या था? यह नौसैनिक अड्डा होने के साथ साथ नौसैनिक अड्डा होने के साथ साथ एक बंदरगाह भी था। अब यहां पर देखिए क्या है। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1 सितंबर 1939। अंत कब हुआ था? 2 सितंबर 1945। तत्कालिक कारण क्या था? तो 1 सितंबर 1939 ईस्वी हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाना। और याद रखना है कि जापान की बात करते हैं तो जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया था? 7 दिसंबर 1939 को। और इस आक्रमण के साथ ही अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। और पर्ल हार्बर क्या था? तो अमेरिका के नौसैनिक अड्डा होने के साथ साथ एक बंदरगाह भी था। अब हम इटली की जब बात करते हैं, इटली के फ्लोरेंस नगर से क्या हुआ था? तो पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ था। और इटली के फ्लोरेंस नगर से पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ था। जर्मनी का रूर क्षेत्र कोयला के लिए प्रसिद्ध था। इसके लिए तो कोयला के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है भद्रा कुमारी, गुरुजी प्रणाम। नोटिफिकेशन नहीं आएंगे गुरुजी? नोटिफिकेशन तो आएगा ही, और नोटिफिकेशन आते ही आपका दे देगा एग्जाम का डेट भी। तो क्या आप पूरी तरह से तैयार हैं? अगर आप पूरी तरह से तैयार हैं तो हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जवाब हम आपके जवाब का इंतजार भी करेंगे। बताना है किस आंदोलन का संबंध ऑपरेशन जीरो आवर से है। एक क्वेश्चन। नंबर 2 बताइए कि भारत में 3 तरह के आपात की घोषणा की गई है, और तीनों तरह का आपात कौन कौन था, उसका क्या क्या अनुच्छेद था? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 हम आपसे पूछ रहे हैं, अरावली की बात है सबसे ऊंची पर्वत शिखर, उसको गुरु शिखर है, और गुरु शिखर की ऊंचाई बताना है। एक चीज और हमें बता दीजिए कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलता है? इतना प्रश्न आपसे पूछे हैं और आप प्रश्न का हमें जवाब दीजिए, तब तो समझेंगे आपकी तैयारी अच्छी हो गई है। आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 73 की जब बात करते हैं तो अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? और इसका सही आंसर क्या? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का समय माना जाता है 1775 से लेकर 1783 ईस्वी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का समय माना जाता है 1775 से लेकर 1783 ईस्वी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय नारा दिया गया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे, और जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति 4 जुलाई 1700। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति एक संधि के तहत हुई थी, जिसे हम पेरिस की संधि के नाम जानते हैं, और पेरिस की संधि का समय माना जाता है 1783 ईस्वी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जब हम बात कर रहे हैं, याद रखना है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेश थे। यह 13 उपनिवेश को आज़ादी की घोषणा हुई थी 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता था? रेड इंडियन कहा जाता था अमेरिका के मूल निवासी को। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का समय क्या है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का समय माना जाता है 1775 से लेकर 1783 ईस्वी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से नारा क्या दिया गया था? प्रतिनिधित्व नहीं तो
प्रतिनिधित्व नहीं तो, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समय अमेरिका में ब्रिटेन कितने उपनिवेश थे? 13 उपनिवेश थे। कितने? 13 उपनिवेश। ये 13 उपनिवेश को आज़ादी की घोषणा कब हुई थी? 4 जुलाई 1776 ईस्वी। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। अब अमेरिका की बात, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? तो पेरिस की संधि। पेरिस की संधि। और पेरिस की संधि कब हुई थी? और 1783 ईस्वी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जब हम बात कर रहे हैं, याद रखना है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जब हम बात करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था, प्रजातंत्र जनता द्वारा शासित है। और याद रखना है, अब यहाँ पर है कि अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता था? अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का समय क्या माना जाता है? 1775 से 1783 ईस्वी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समय नारा दिया गया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से अमेरिका में कितने उपनिवेश थे? 13 उपनिवेश थे। या 13 उपनिवेश को आज़ादी की घोषणा हुई थी 4 जुलाई 1776 ईस्वी। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्ति जी संधि तक हुई थी पेरिस की संधि, और ये संधि 1783 ईस्वी में। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने कहा था, प्रजातंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासित है। आइए यहाँ पर किस युद्ध के बाद, अब हम क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर किस युद्ध की बात करते हैं। इस युद्ध के बाद शिमोनोसेकी की संधि हुई थी, और इस युद्ध का नाम है चीन और जापान युद्ध। और इस युद्ध के तहत ही कोरिया को स्वतंत्रता मिली थी। कोरिया को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकार किया गया था। अब यहाँ पर प्रश्न ये हो जाता है, चीन एवं जापान युद्ध, चीन एवं जापान युद्ध कब हुआ था? और चीन और जापान युद्ध हुआ था आपको 1894 से लेकर 1895। चीन जापान युद्ध का अंत, चीन एवं जापान युद्ध का अंत एक संधि के तहत हुई। एक संधि के तहत हुई थी, उसे हम शिमोनोसेकी संधि के नाम जानते, संधि के नाम से जानते हैं। यह संधि 1895 ईस्वी में हुई थी। यह संधि 1895 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के तहत कोरिया को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, इस संधि के तहत कोरिया को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, स्वीकार किया गया था। अब देखिए चीन एवं जापान युद्ध का समय क्या माना जाता है? चीन और जापान युद्ध का समय 1894 से 1895 ईस्वी।
चीन एवं जापान युद्ध का अंत एक संधि के तहत हुई थी, उसे हम शिमोनेस्की की संधि के नाम से जानते हैं। यह संधि 1895 से भी हुई थी। इस संधि के तहत कोरिया को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकार किया गया था। अब कक्षा क्वेश्चन नंबर 75 की जब हम बात करते हैं तो याद आइए 1961 में बेलग्रेड में कूटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ और कितने देशों ने भाग लिया था? इसका सही आंसर है 25। और याद रखना वर्तमान समय में गुट निरपेक्ष आंदोलन में 120 देश शामिल हैं और गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पर गुट निरपेक्ष निरपेक्ष आंदोलन आंदोलन की शुरुआत 1961 ईस्वी और वर्तमान समय में सदस्य देश 120। मुख्यालय इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता में स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। अब यहाँ पर हम देखे हैं कि गुट निरपेक्ष की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर गुट निरपेक्ष की बात करते हैं तो यहाँ देखिए क्या है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1961 ईस्वी में। वर्तमान समय में सदस्य देश की संख्या कितनी थी? 120। इसका मुख्यालय कहाँ थी? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 की जब हम बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाए? इसका आंसर हो जाता है कि चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इनमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखना है चीनी लोक गणराज्य की स्थापना हुई थी 1949 ईस्वी में और 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को चीनी लोक गणराज्य की स्थापना हुई थी। याद रखना है चीनी लोक गणराज्य की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को हुई थी। 76। क्वेश्चन नंबर 77। डिस्कोर्स ऑन इनक्विलिटी सेकेंड डिस्कोर्स किसने लिखा था? क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर क्या है? रूसो। मॉन्टेस्क्यू की रचना का क्या नाम है? मॉन्टेस्क्यू की रचना का नाम है कानून की आत्मा। मॉन्टेस्क्यू की रचना का नाम है कानून की आत्मा। और वॉल्टेयर की जब हम बात रचना की क्या नाम है? वॉल्टेयर की रचना क्या है? ट्रेजिक प्ले जायर। अब देखो डिस्कोर्स ऑन इनक्विलिटी सेकेंड डिस्कोर्स किसने लिखा था? और इसका सही आंसर है रूसो। और याद रखना है मॉन्टेस्क्यू की रचना का क्या नाम है? कानून की आत्मा। और वॉल्टेयर की रचना क्या नाम है? ट्रेजिक प्ले जायर। अब हम देखते हैं कि ये वॉल्टेयर किस देश का था? तो ये फ्रांस का था। कहाँ का? फ्रांस का था। मॉन्टेस्क्यू किस देश का था? तो फ्रांस का था। और रूसो कहाँ का था? तो फ्रांस का था। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति को सफल बनाने में रूसो, वॉल्टेयर एवं मॉन्टेस्क्यू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं तो फ्रांसीसी क्रांति। अब देखिए यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुआ था? 14 जुलाई 1789 ईस्वी। फ्रांसीसी क्रांति सफल बनाने में रूसो,
वॉल्टेयर वॉल्टेयर एवं मॉन्टेस्क्यू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया महत्वपूर्ण भूमिका भूमिका निभाया था। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया था? 1919 में पारित किया गया था। हम देखते हैं कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया था? 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। तो हम देखते क्या है कि 1919 ईस्वी में जो योजना पारित किया गया, इसे हम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना का नाम जानते हैं। और इसे हम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना के नाम से जानते हैं। जिस समय यह योजना पारित किया गया था, उस समय भारत का राष्ट्र सचिव मॉन्टेस्क्यू था, तो वायसराय चेम्सफोर्ड था। इन दोनों के प्रयास से 1919 ईस्वी में जो एक्ट पारित किया गया, उसे हम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम जानते हैं। इस सुधार के तहत ही भारत में पहली बार महिला को वोट देने का अधिकार दिया गया। याद रखिए, इस एक्ट के तहत भारत में इस एक्ट के तहत भारत में महिलाओं को वोट देने का इस एक्ट के तहत भारत में महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 79 की जब हम बात करते हैं, तो समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण करने वाला पहले किसने किया? और इसका सही आंसर है मैगलन। और मैगलन किस देश का था? तो मैगलन पुर्तगाल का था। किस देश का था? तो पुर्तगाल का था। कोलंबस 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज इसकी अमेरिका की खोज की। और मैं अमेरिका को हम किस नाम जानते हैं? इसे हम नई दुनिया के भी नाम से जानते हैं। अमेरिका को हम नई दुनिया के भी नाम से जानते हैं। नई दुनिया। याद रखना है, कोलंबस किस देश का था? तो कोलंबस पुर्तगाल का था। किस देश का? पुर्तगाल का था। कोलंबस था पुर्तगाल का। कैब्राल किस देश का था? कैब्राल था पुर्तगाल का। यहां देखिए, फ्रांस की बात करते हैं, तो आइए यहां पर कि फ्रांस में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ था? तो 1894 ईस्वी में। लेकिन फ्रांस की जब बात करते हैं, सभी दासों की मुक्ति का कानून पे फ्रांस में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित किया गया था 1794 ईस्वी में। 1794 ईस्वी में। इस प्रकार फ्रांस में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन 1848 ईस्वी में हुई थी। और फ्रांस की धरती पर फ्रांस में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित किया गया था 1794 ईस्वी। कानून पारित किया गया 1794 में, लेकिन दास प्रथा समाप्त कब हुई थी? 1848 ईस्वी में। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 की जब हम आते हैं, तो ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने किया था? और सही आंसर है दरिया साहब। क्या आंसर है? दरिया साहब। अब हम देखें कि हड़प्पा लोगों द्वारा किस पेड़ की पूजा की जाती थी? पीपल। सिंधु सभ्यता काल के लोग भगवान शिव, नाग, अग्नि, नदी इत्यादि की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता काल के लोग पेड़ पौधों में सबसे अधिक पवित्र कुबर वाले बैल को मानते थे। और सिंधु सभ्यता काल के लोग पेड़ पौधों में सबसे अधिक पवित्र पीपल के पेड़ को मानते थे। पीपल के पेड़ को मानते थे। अब देखिए, सिंधु सभ्यता काल के लोग
काल के लोग। भगवान शिव नाग, अग्नि, सूर्य, नदी इत्यादि की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता काल में पेड़ पौधों में सबसे अधिक पवित्र कौन माना जाता है? तो पीपल का पेड़। कौन माना जाता था? पीपल का पेड़। सिंधु सभ्यता काल में और पशुओं में सबसे पवित्र कौन माना जाता था? ऊपर वाला बैल। ऊपर वाला बैल। अब देखिए है क्वेश्चन नंबर की जब हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर, और कितने महीनों तक ह्वेन सांग नालंदा में ठहरा और अध्ययन किया था? और इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ह्वेन सांग की जब हम बात करते हैं तो, और ह्वेन सांग की बात करते तो ह्वेन सांग हर्ष के दरबार में आया था। ह्वेन सांग हर्ष के दरबार में आया था। ह्वेन सांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से जानते हैं। ह्वेन सांग ने सियुकी जैसी पुस्तक की ह्वेन सांग ने सियुकी जैसी पुस्तक की रचना की थी। ह्वेन सांग ने सियुकी जैसी पुस्तक की रचना की थी। और ह्वेन सांग 629 ईस्वी में भारत आया था और 644 ईस्वी में चला गया। इस प्रकार ह्वेन सांग भारत में 15 वर्ष तक रहा था। भारत में 15 वर्ष रहा था, लेकिन वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था 5 वर्षों तक। 5 वर्षों तक। अब आइए, अब देखिए ह्वेन सांग हर्ष के दरबार में आया था। यह 629 ईस्वी में भारत आया, तो वहीं 644 ईस्वी में भारत से वापस चला गया। इस प्रकार ह्वेन सांग भारत में 15 वर्षों तक रहा। भारत में 15 वर्षों तक रहा था। यह नालंदा नालंदा विश्वविद्यालय में नालंदा विश्वविद्यालय में 5 साल बिताया था। ह्वेन सांग ने सियुकी जैसी पुस्तक की रचना की थी। ह्वेन सांग को यात्रियों का राजकुमार, ह्वेन सांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं। अब देखो ह्वेन सांग की जब हम बात करते हैं तो ह्वेन सांग हर्ष के दरबार में आया था। किसके दरबार में?
ह्वेनसांग हर्ष के दरबार में आया था और यह 629 ईस्वी में भारत आया था, तो वहीं 644 में भारत से वापस चला गया। इस प्रकार ह्वेनसांग भारत में 15 वर्षों तक रहा था। यह नालंदा विश्वविद्यालय में 5 साल बिताया था। ह्वेनसांग ने सीयूकी जैसी पुस्तक की रचना की थी। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से भी हम जानते हैं। यहाँ तक के बात करते हैं, आइए से मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था। मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम एक कुरियर प्रणाली थी। क्या थी यह एक कुरियर प्रणाली थी। याद रखना, यह एक प्रकार का डाक प्रणाली थी। यह एक प्रकार का डाक प्रणाली थी। यह एक प्रकार का डाक प्रणाली थी। याद रखिएगा, ये प्लेटफॉर्म की धरती पर जो भी मेरा बैच खरीदें, मेरा बैच खरीदते समय मेरा फोटो जरूर देखें और फोटो के नीचे देखें कि मेरा नाम लिखा है कि नहीं, तभी उस बैच को लेना है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि कई बार विद्यार्थी हमें कहता है कि सर हम आपका बैच लेना चाहते थे, कोई और बैच ले ली। तो इसलिए जब भी कभी मेरा बैच खरीदें उस पर मेरा फोटो हो तभी वह बैच लेना है और साथ में उस पर नीचे मेरा नाम लिखा हो। पीजीटी का जब भी कोई कोर्स मेरा खरीदें तो पीजीटी का बैच खरीदते समय उस पर भी मेरा फोटो और नाम देखें, तभी कोई कोर्स लेना है। यानी कोई भी मेरा कोर्स खरीदना चाहते हैं पंकज मिश्रा का, तो मेरा फोटो होना चाहिए और लिखा हुआ नाम होना चाहिए। यानी पूरी तरह से कन्फर्म हो जाए तब मेरा कोई कोर्स खरीदें। क्योंकि हर बार हमें मेजबान फ़ोन करता है, सर हम आपका बैच लेना चाहते हैं, किसी और का ले लिए। इस तरह का किसी प्रॉब्लम न हो, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या है। देखिए इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था, तो रुकनुद्दीन फिरोज। हम जानना चाहते हैं कि रुकनुद्दीन फिरोज की बात करते हैं तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज एक विलासी शासक था और यह गद्दी पर बैठा था। हम देखते क्या है कि रुकनुद्दीन फिरोज को बंदी बनाने के बाद रजिया गद्दी बैठी थी। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया मध्यकालीन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। रजिया मध्यकालीन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी और रजिया का शासनकाल था 3 वर्ष 6 माह 6 दिन। रजिया के पतन का मुख्य कारण माना जाता है रजिया का स्त्री होना एवं तुर्क सरदारों का असंतोष। अब देखते हैं कि बात करते हैं कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद देखिए यहाँ पर इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद कौन गद्दी बैठा था, उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज। और रुकनुद्दीन फिरोज के बंदी बनाने बाद कौन गद्दी पर बैठा था, तो रजिया किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश की थी। रजिया मध्यकालीन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जो दिल्ली की गद्दी बैठी थी। रजिया का शासनकाल कितना, 3 वर्ष 6 माह एवं 7 दिन। रजिया के पतन का मुख्य कारण क्या मानता है, रजिया का स्त्री होना एवं तुर्क सरदारों का असंतोष। अब देखो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था, तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी बैठा था। रुकनुद्दीन फिरोज को बंदी बनाने बाद गद्दी पर कौन बैठा था, रजिया किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश की। और रजिया मध्यकालीन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जो दिल्ली की गद्दी बैठी थी। यहाँ देखना है कि रजिया का शासनकाल माना जाता है 3 वर्ष 6 माह एवं 6 दिन। रजिया के पतन का मुख्य कारण माना जाता है रजिया का स्त्री होना एवं तुर्क सरदारों का असंतोष। यहाँ पर बलबन की बात करते हैं तो देखना है बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन बलबन था। यह गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी बैठा था। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था।
बलबन अपने आप को अफरासियाब का वंशज मानता था। यह ईरान का सबसे महत्वपूर्ण राजवंश था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन। बहाउद्दीन बलबन था। बहाउद्दीन बलबन। बलबन किस नाम से? तो गयासुद्दीन। गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी बैठा था। गयासुद्दीन बलबन के नाम। बलबन अपने आप क्या मानता था? तो अफरासियाब का, अफरासियाब का वंशज, अफरासियाब का वंशज। और ये कहाँ? यह ईरान का, यह ईरान का सबसे महत्वपूर्ण राजवंश। आइए यहाँ पर सर, अब क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए, शरिया क्या है? मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करने वाला कानून, इसे ही हम शरीयत कहते हैं। इसे हम शरीयत कहते हैं, इस्लामी कानून। कहा जाता है कि इतिहासकार बरनी लिखता है, जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा था, जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा था, उस समय वह शरीयत के आदेशों से पूरी तरह से अनभक्त था, यानी इस्लामी कानून। अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठने के बाद कहा था, मैं वही आदेश देता हूँ जो राज्य के हित में है, मैं नहीं जानता शरीयत इसकी इजाजत देती है या नहीं। याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कौन? इतिहासकार। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इतिहासकार बरनी ने लिखा था। जब वह गद्दी पर, जब वह गद्दी पर बैठा था, तो उस समय वह शरीयत के आदेशों से, शरीयत के आदेशों से, शरीयत के आदेशों से, आदेशों से पूरी तरह से अनभिज्ञ था, अनभिज्ञ था। अब देखिए यहां पर अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर, गद्दी पर बैठने के बाद कहा था, मैं वही आदेश देता हूं, मैं वही आदेश देता हूं जो राज्य के हित में, जो राज्य के हित में है। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता मैं नहीं जानता शरीयत इसकी, शरीयत इसकी इजाजत देती है या नहीं। अलाउद्दीन खिलजी की बात करती, अलाउद्दीन खिलजी बारे में इतिहासकार बरनी ने कहा था, जब वह गद्दी पर बैठा था, समय वह शरीयत के आदेशों से पूरी तरह से अनभिज्ञ था, यानी इस्लामी कानून से। अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठने के बाद कहा था, मैं वही आदेश देता हूं जो राज्य के हित में है, मैं नहीं जानता शरीयत इसकी इजाजत देती है या नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 87 में आइए। क्वेश्चन नंबर 87 की जब हम बात करते हैं तो 87 का सही आंसर जाता क्या? मदद मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित है? विद्वानों को दान में दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि। हम देखते हैं कि मुगल काल में विद्वानों को उसकी सेवा के बदले में जो भूमि दी जाती थी उसे मदद मास कहा जाता था, और इस तरह के भूमि पर कोई टैक्स नहीं लगता था।
इतना ही नहीं, जब हम मुगल काल की बात करते हैं, मुगल काल में पैवा की वैसी भूमि को कहा गया जो भूमि हस्तांतरण योग्य होती थी। मुगल काल में राजपूतों को उसकी सेवा के बदले में जो भूमि दी जाती थी और उसे कहा जाता था वतन जागीर। हम देखते हैं कि मुगल काल में मुगल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग लिया जाता था। शाहजहां के समय में उपज का 1/2 भाग लिया जाता था। और मुगल काल की बात करते हैं तो मुगल काल में विद्वानों को उसकी सेवा के बदले में जो भूमि दी जाती थी उसे पैवाकी भूमि कहा जाता। ये पैवाकी भूमि कहा जाता था। देखिए यहाँ पर शाहजहां के समय में, रुक जाओ, शाहजहां के समय उपज का 1/2 भाग लिया जाता था। मुगल काल में विद्वानों को उसकी सेवा के बदले में जो भूमि दी जाती थी उसे मदद ए मास कहा जाता था। उसके मदद ए मास कहा जाता था। इस तरह के भूमि पर कर नहीं लगता था। पैबाकी भूमि वैसे भूमि कहा गया जो भूमि हस्तांतरण योग्य होती थी। जो भूमि हस्तांतरण योग्य होती थी। वतन जागीर राजपूतों को उसकी सेवा के बदले में दी जाती थी। कि सेवा के बदले में दी जाती थी। आइए अब देखें यहाँ के मुगल काल की जब बात करते हैं, मुगल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग लिया जाता था। शाहजहां के समय भूमि कर उपज का 1/2 भाग लिया जाने लगा। मुगल काल में विद्वानों को उसकी सेवा के बदले में जो भूमि दी जाती थी उसे मदद ए मास कहा जाता था। इस तरह के भूमि पर कोई कर नहीं लगता था। पैबाकी भूमि वैसे भूमि कहा गया जो भूमि हस्तांतरण योग्य होती थी। वतन जागीर राजपूत को उसकी सेवा के बदले में दी जाती थी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 88 की जब बात करते हैं, 1775 ईस्वी में अकबर ने कहाँ पर इबादत खाना की स्थापना किया? आंसर आया। अब हम देखते क्या है, इसका सही आंसर होगा फतेहपुर सीकरी।
फतेहपुर सीकरी। हम देखते हैं क्या है कि अकबर की बात करते हैं। अकबर इस बात से भली भांति परिचित था। अकबर इस बात से भली भांति परिचित था कि हमारे साम्राज्य का दूर दूर तक विस्तार हुआ है, जिसके कारण हमारी साम्राज्य में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा के लोग रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर, तो अब हम देखते हैं कि अकबर के समय में 1575 ईस्वी में, अकबर के समय में 1575 ईस्वी में आगरा के फतेहपुर सीकरी में बुलंद इबादत खाना का निर्माण कराया गया था। इबादत खाना को हम पूजा गृह के नाम जानते हैं और इसमें विभिन्न धर्मों के मानने वाले विद्वान शामिल होते थे। धार्मिक प्रश्न पर वाद विवाद क्या करते थे, जो सही होता था उसे अपनाते थे। अब देखें यहाँ पर अकबर की जब हम बात करते हैं, अकबर के समय 1575 ईस्वी कहाँ, आगरा में। क्या आगरा के कहाँ, फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में क्या किया गया था, इबादत खाना, इबादत खाना की स्थापना की। और इसे हम क्या कहते हैं, तो पूजा गृह। इसका काम क्या था, इसमें विभिन्न धर्मों के मानने वाले विद्वान शामिल होते थे और इसमें विभिन्न धर्मों के मानने वाले विद्वान शामिल होते थे। धार्मिक प्रश्न पर वाद विवाद किया करते थे, जो सही होता था उसे अपनाते थे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, अकबर के समय में कब, तो 1575 ईस्वी में, तो आगरा में। तो कहाँ, तो फतेहपुर सीकरी में। क्या, तो इबादत खाना की स्थापना की। इसे क्या कहा, पूजा करी। इसमें विभिन्न धर्मों के मानने वाले विद्वान शामिल होते थे और धार्मिक प्रश्न पर वाद विवाद होता था, जो सही होता था उसे अपनाया जाता था। अब देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 की जब हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर होता बी। इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था। ये था शेरशाह। और याद रखना है, ये जीटी रोड को पहले किस नाम जाना जाता था, इसे सड़क ए आजम के नाम जाना जाता था, सड़क ए आजम। अब यहाँ पर है औरंगजेब की बात करते। औरंगजेब को हम इतिहास में किस नाम जानते हैं, इसे हम आलमगीर के नाम जानते हैं। इस नाम से आलमगीर के नाम जानते हैं। और औरंगजेब ने जिंदा पीर की उपाधि धारण किया था। किसका, जिंदा पीर। औरंगजेब ने जिंदा पीर की उपाधि धारण किया था। बहादुर शाह जफर की बात करते हैं, यह अंतिम मुगल बादशाह था। अंतिम मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह। आइए क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 की जब हम बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 14वीं शताब्दी में। कब हुई थी, 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत की धरती पर हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई ने किया था। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जिस समय हुई उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक था। अब हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1336 ईस्वी। कौन किया था, हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई ने किया था। कहाँ किया था, दक्षिण भारत। समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, समय दिल्ली सल्तनत का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन, आइए यहाँ पर भक्ति परंपराओं को किन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, स्वगुण और निर्गुण। यानी भक्ति आंदोलन के संत दो भागों में बटे थे, स्वगुण एवं निर्गुण। स्वगुण उसे कहा गया जो मूर्ति पूजा, कीर्तन, भजन इत्यादि विश्वास करते थे। तो वहीं पर निर्गुणवादी उन्हें कहा गया जो निराकार ब्रह्म में विश्वास करते थे और इनके अनुसार ईश्वर का कोई रूप नहीं होता। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र से हुई थी। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय
अलवार एवं नैनार संतों को जाता है। अब देखते हैं कि भक्ति आंदोलन की बात करते हैं। भक्ति आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तमिल क्षेत्र से। कहाँ से? तमिल। और किसने प्रारंभ किया था? अलवार एवं नैनार संत। भक्ति आंदोलन संत कितने भागों में बटे थे? सौगुन एवं निर्गुण। सौगुन वाले क्या? सौगुन वाले मूर्ति पूजा, कीर्तन भजन इत्यादि विश्वास करते थे। और निर्गुण वाले निराकार ब्रह्म में विश्वास करते थे। निराकार ब्रह्म में विश्वास करते थे। अब आइए भक्ति आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तमिल से। कौन प्रारंभ किया था? अलवार एवं नैनार। और वैष्णव धर्म के प्रचार करने वाले संत को अलवार कहा गया, शैव धर्म प्रचार करने वाले संत को नैनार कहा गया। भक्ति आंदोलन संत दो भागों में बटे थे, स्वगुण एवं निर्गुण। स्वगुण किसे कहा गया? जिसे मूर्ति पूजा, कीर्तन भजन, अवतारवाद इत्यादि विश्वास करते थे। और निर्गुण वाले उन्हें कहा गया जो निराकार ब्रह्म में विश्वास करते थे। याद रखना है, निर्गुणवादी परंपरा का प्रारंभ कबीर दास के उदय के साथ प्रारंभ हुआ था। याद रखना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 92 की जब बात करते हैं, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग करने से किससे अधिक संबंध बिगड़ गया? मीर कासिम। क्या होगा? मीर कासिम। अब हम देखते हैं कि मीर कासिम की बात करते थे। मीर कासिम अपनी राजधानी कहाँ से, मुर्शिदाबाद से बदलकर कहाँ ले गया था? मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बदलकर कहाँ ले गया था? तो मुंगेर ले गया था। कहाँ ले गया था? तो मुंगेर ले गया था। सिराजदौला की बात करते हैं तो सिराजदौला कलकत्ता का नाम बदलकर क्या किया था? कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर किया। अलीनगर। अलीवर्दी खां के यूरोपियन तुलना अलीवर्दी खां की बात करते हैं तो याद रखना है, अलीवर्दी खां कहाँ था? तो बंगाल का नवाब था। कहाँ का? बंगाल का नवाब। क्वेश्चन की जब हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 में हम आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? और इसका सही आंसर क्या हो जाता है? सही आंसर होता है बी। और गुरु रामदास के चौथे गुरु थे। कौन थे? और इनके समय से गुरु का पद क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। अमरदास सिखों के तीसरे गुरु थे। अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। और गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ याद का देखो, गुरु नानक एवं बाबा फरीद के वचनों का संकलन आदि ग्रंथ में मिलता है। आइए क्वेश्चन नंबर 94 की सही आंसर हो जाता है सी। अब देखिए, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित किस कूट में है? सूची 1 और सूची 2। कर्नल मिशेल इसका सही आंसर क्या हो जाता है? बहरामपुर में 20वीं रेजिमेंट इन्फैक्ट्री। अब देखो, जनरल हियर से सही आंसर हो जाता है बैरकपुर में 24वीं नेटिव इन्फैक्ट्री। और जनरल हैबिट का सही आंसर था विद्रोह के समय मेरठ का कमांडिंग ऑफिसर। सर ह्यूजेस व्हीलर, इसका सही आंसर है विद्रोह के समय कानपुर का कमांडिंग ऑफिसर। सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 95 की जब बात करते हैं तो 95 का सही आंसर क्या हो जाता है? बी। आइए, किन भारतीय शासकों ने 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों को सहयोग दिया था? और इसका सही आंसर बी हो जाता है। कौन है? तो हैदराबाद का निजाम है। कौन है? तो ग्वालियर का सिंधिया है।
फिर हैदराबाद का इंदौर है, उसके बाद कश्मीर का गुलाब सिंह है, और उसके बाद जोधपुर का राजा। और सही आंसर इसका बी हो जाता है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग। और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड पामस्टन। कौन था? लॉर्ड पामस्टन। आइए यहाँ क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 का सी कर लीजिए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम संबंधी पहली घटना क्या है? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पहुंचना। और विद्रोहियों ने 12 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पर अधिकार करके अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को दिल्ली का सम्राट घोषित किया था। याद रखें कि विद्रोहियों ने विद्रोहियों ने 12 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पर अधिकार करके अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को दिल्ली का सम्राट घोषित किया था। आइए, स्वामी दयानंद सरस्वती की जब हम बात करते हैं तो आइए, स्वामी दयानंद सरस्वती की जब हम बात कर रहे हैं तो अब देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा। तो याद रखें कि यह मूर्ति पूजा, विधि विधान और पुजारी प्रथा का विरोध किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? यानी स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? शंकर। क्या नाम था? शंकर। इनके गुरु का क्या नाम था? का नाम था बिरजानंद स्वामी था। बिरजानंद स्वामी। इन्होंने, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना में कौन कौन शामिल है? सत्यार्थ प्रकाश, वेदभास एवं वेदभास भूमिका जैसी पुस्तक। यहां पर देखिए पीजीटी हिस्ट्री की 2000 क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये मेरा पीजीटी हिस्ट्री का 2000 प्रश्न का ये प्रैक्टिस सेट चलता है शाम 5:15 से, मंडे टू फ्राइडे। और ये क्वेश्चन का जो 2000 है इसे हम जब फुल सेशन करा देंगे तो प्रश्न की संख्या 60,000 से लेकर 70,000 से अधिक हो सकती है। 60,000 से लेकर 70,000 से अधिक हो सकती है। ये पीजीटी के नाम पर इसलिए रखा गया है क्योंकि काफ़ी गहराई से पढ़ा जाता है, इसलिए इस सेट को पीजीटी का विद्यार्थी लेगा ही, साथ में टीजीटी का भी विद्यार्थी इस सेट को खरीद कर और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकता है। यहाँ पीजीटी और टीजीटी दोनों इस बैच को लेकर अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकता है। लेकिन मेरा कोई भी बैच जब लें तो बैच को लेते समय मेरा फोटो जरूर देखें और नीचे भी देखना चाहिए कि इस पर मेरा नाम लिखा है या नहीं। पूरी तरह से कंफर्म होने के बाद देना है, क्योंकि कई बार इस तरह से मैसेज मेरे पास आता है, सर हम आपका बैच लेना चाहते थे लेकिन हम बैच नहीं ले पाए, किसी और का बैच मिल गया। तो हम इस तरह के विवाद में पढ़ना नहीं चाहते। आगे आइए, अब क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 के नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। और इसका सही आंसर है अभिनव भारत और अनुशीलन समिति। अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र की धरती पर। कहाँ? महाराष्ट्र की धरती पर। और कौन किया था? वीर सावरकर ने किया। वीर सावरकर किया था। और अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। तो बंगाल की धरती पर कौन किया था? वरिंद्र कुमार घोष
एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने, एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। आइए हाँ बजा है। अब देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में कौन से कथन असत्य हैं। तो कौन से कथन असत्य हैं, तो इसका सही आंसर हो जाता है बी, असत्य पूछ रहा है। तो इसकी स्थापना सचिन नाथ सन्याल एवं और योगेश चंद चटर्जी ने किया था। और इसमें पूछ रहा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में कौन से कथन असत्य है, और इसका सही आंसर है तो 99 का सही आंसर भी सचिन नाथ सन्याल ने किया था, साथ में योगेश चंद चटर्जी नहीं थे, इसलिए गलत हो जाता है। आइए यहाँ पर क्या है, यह अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम क्रांतिकारी संगठन था। यह अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम क्रांतिकारी संगठन था, और यह सही है। आइए यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने इसका पुनः नामकरण हिंदुस्तान कम्युनिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया, ये गलत है। आइए यहाँ पर क्या फिर भगत सिंह बाद में इसके सदस्य बने थे, ये गलत है। भगत सिंह प्रारंभ से इसके सदस्य थे। इस प्रकार हम यहाँ पर कह सकते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 ईस्वी में कानपुर की धरती पर हुई थी। इसकी स्थापना का श्रेय सचिन नाथ सन्याल को जाता है, और भगत सिंह भी इस संगठन के सदस्य थे, और भगत सिंह संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1928 ईस्वी में दिल्ली में, और चंद्रशेखर आजाद ने 1928 ईस्वी में दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद ने इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। अब हम देखते क्या है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 कानपुर कौन किया था, सचिंद्र नाथ सन्याल एवं संस्थापक सदस्य भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद 1928 में नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। आइए आप अब देखिए यहाँ पर जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था, और इसका सही आंसर हो जाता है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, लेकिन बंगाल का विधिवत रूप से विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी थी। लॉर्ड कर्जन के समय में देखिए यहाँ पर लॉर्ड कर्जन के समय में 19 जुलाई 1905 बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, लेकिन बंगाल का विभाजन विधिवत रूप से 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी। वारेन हेस्टिंग्स समय में के 1774 ईस्वी कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय लॉर्ड इरविन के समय में, लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी, और इस समझौता के तहत ही और सभी ने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। यहां पर देखना है कि होम रूल लीग के संबंध में, होम रूल लीग की जब हम बात करते हैं तो होम रूल लीग के संबंध में क्या है, संबंध में
निम्न से कौन सा कथन औसत है? सबसे पहले इसकी एनी बेसेंट ने 1914-1915 में प्रस्तुत की थी, ये भी सही है। तिलक होम रूल लिख की महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक सीमित है, यही सही है। तिलक और बेसेंट के मतभेद के उपरांत भी दोनों लीग बनी रही, यह गलत है, यह गलत है। इससे कौन सा औसत है? तो इसका सही आंसर सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 की जब हम बात करते हैं तो आइए यहाँ पर, पोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921। बारदोली सत्याग्रह 1928 में, चंपारण 1917 में, खेरा 18। अब इसको मिलाइए तो प्रथम कौन हुआ था? चंपारण, 3 कौन में है? 3 में। ये के बाद कौन हुआ था? 18 खेरा, के बाद 1901 मुकेश मोपला, और इसका सही आंसर यहां पर देखिए, एम के गांधी समर्थक थे, किसके समर्थक? आदर्शवाद के। किसके? आदर्शवाद के। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका भारत कब आए थे? 1915 ईस्वी में। साबरमती आश्रम का स्थापना कब? 1916 ईस्वी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 की सब बात करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी। और ऑपरेशन जीरो आवर कब चला था? 9 अगस्त 42। और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत क्या व्यवस्था किया गया था? देखिए यहाँ पर, ऑपरेशन जीरो आवर, इसका अर्थ होता है 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार। और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहां रखा गया था? तो पूना के आगा खां के महल, पूना के आगा खां का महल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, कहां? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहां रखा गया था? पटना का बांकीपुर, पटना के बांकीपुर जेल में। और जयप्रकाश नारायण हजारीबाग के जेल में। और जेल से कब ये भागे थे? दीपावली के दिन। दीपावली भागे थे किस दिन? दीपावली के दिन। 105, क्वेश्चन नंबर 105 की जब हम बात करते हैं तो आइए, 105 का सी है, निम्नलिखित को सुमिलित करें। सूची 1, सूची 2। महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी जॉर्ज चेम्सफोर्ड। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन कब हुआ था? जॉर्ज हार्डिंग द्वितीय। एंशिएंट मूवमेंट प्रेजेंस एक्ट कब पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन। 1891 के इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित हुआ था? तो लॉर्ड लैंसडाउन। आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर हो जाता है, मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा भवनों को उखाड़ देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धन राशि खर्च करके बनाए गए मंदिर को अंततः तोड़वा दिया। यह कथन किसका? तो ली ग्रैंट का। बाबू वीर कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1858 अंग्रेज ली ग्रैंट को एक युद्ध में पराजित किया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष बिहार में 23 अप्रैल को विजय दिवस को मनाया जाता है। बाबू वीर कुंवर सिंह मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को थी। याद रखना है कि बाबू 23 अप्रैल 1858 अंग्रेज ली ग्रैंट को एक युद्ध में पराजित किया, एक युद्ध में पराजित किया। इसलिए प्रत्येक वर्ष बिहार में 23 अप्रैल को विजय दिवस मनाया था। बिहार में विजय दिवस मनाया जाता है। और बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? 26 अप्रैल 1858। आइए
यहाँ पर वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहा था? आप वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। कहाँ? तो वहाबी आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? वहाबी आंदोलन प्रारंभ अरब से हुआ था। वहाबी आंदोलन को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम के मूल स्वरूप को बहाल करना। वहाबी आंदोलन प्रारंभ करने से इब्न अब्दुल वहाब को जाता है, इसलिए इस आंदोलन का नाम पड़ गया वहाबी आंदोलन। और भारत में वहाबी आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय सैयद अहमद बरेलवी को जाता है। और बिहार में वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। अब देखिए वहाबी आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? अरब। अरब। उद्देश्य क्या था? इस्लाम के मूल स्वरूप बहाल करना। इस्लाम के मूल स्वरूप को बहाल करना था। और इसके प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? इब्न अब्दुल वहाब को। वहाबी आंदोलन को भारत में लोकप्रिय कौन बना था? सैयद अहमद बरेलवी। और बिहार में इसका मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। इस समाचार पत्र में टिप्पणी की गई कि बिहार में हिंदू और मुसलमानों के मध्य सौहार्द तथा सद्भाव स्थापित करने की उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। आशा की जाती है कि संपूर्ण देश में लोग इसका अनुकरण करेंगे और यदि ऐसा हुआ तो भाग हिंद विवाद समाप्त हो जाएगा। और इसका सही आंसर क्या हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाता है सी, युगांतर। सही युगांतर। और बंगाली जैसी पत्रिका का प्रकाशन कौन किया था? बंगाली जैसी पत्रिका का प्रकाशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। इंडियन मिरर कौन? केशव चंद्र सेन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं। तो आइए यहाँ पर नीलहों के अत्याचारों से संबंधित कौन सी बात सत्य है? आइए यहाँ पर स्टेटमेंट में श्री ब्लैक शिप का निबंध। और इसका सही आंसर ये हो जाता है कौन सी बात सत्य है, यानी कि नीलहों के अत्याचारों संबंध में कौन सी बात सत्य है। और इसका सही है स्टेटमेंट में श्री ब्लैक शिप का निबंध। और इस पुस्तक में ही इसके अत्याचार से संबंधित, नीलहों के अत्याचार संबंधित सारी बात का उल्लेख भी किया गया था। यहाँ पर देखिए बिहार में प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन बनाया गया था? किसको बनाया गया था? ब्रज किशोर प्रसाद को। किसको? ब्रज किशोर प्रसाद को बनाया गया था। अनुग्रह नारायण सिन्हा को क्या किया गया? क्या कहा? बिहार विभूति के नाम जानते हैं। तो वहीं श्री कृष्ण को कहा गया है बिहार केसरी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा? भारत रत्न का। आज यहीं तक रहने देते हैं जवान। अब हमको जवान बताएगा यहाँ तक के सफर में जवान किसी तरह का दिक्कत है तो बताएगा। तेईस बताएगा यहाँ तक के सफर में जवान कोई दिक्कत है? तेईस बताओ जवान। जवान 23 से पूरा पानी भरा हुआ है, रास्ता में निकलना है। हाँ जल्दी बताओ क्या है? क्यों? ये वाला निकाल दीजिए तो कुछ कल का संडे वाला निकालते ही हम। रवि ना रुक जाइए, लेकर मैं निकाल कर दो। दिए निकाल कर लाए तब तो जवान से बात करते हैं। जवान चले हम। हाँ ये पैदल ज्यादा, बारिश हो ना तो पैदल ज्यादा अच्छा है। पानी, इतना पानी में बारिश कैसे पटना। ठीक है चलते हैं और कहते हैं हम अपने जवान को, जवान सब बात है।